नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को देखने से पहले हम ओनली फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे। फर्टिलाइजेशन होता क्या है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स के प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है और एक डिप्लॉयड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके फर्टिलाइजेशन के कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। वो क्या क्या होती है कि एक तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा ये लिक्विड मीडियम में होता है, कभी ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। और गैमेट्स की लाइफ स्पान बहुत कम होती है, इसलिए फर्टिलाइजेशन जल्दी से होना चाहिए। और इसके अलावा भी क्या है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोबेबिलिटी बढ़े, इसके लिए स्पर्म की नंबर ऑफ एग से भी ज़्यादा होने चाहिए। ये इसकी मूल आवश्यकता होती है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देखते हैं कि ओवम के अंदर रिसेप्शन कॉन के द्वारा स्पर्म एंटर करता है और हैप्लॉइड न्यूक्लियस की तरफ, और इसके बाद में हैप्लॉइड स्पर्म न्यूक्लियस बनता है और इधर न्यूक्लियस ऑफ ओवम बनता है। स्पर्म न्यूक्लियस और ओवम न्यूक्लियस दोनों अलग होते हैं। आगे इनके पेरेंटल न्यूक्लियस और मैटरनल न्यूक्लियस दोनों भी अलग अलग होते हैं। इसके बाद पेरेंटल क्रोमोसोम्स और मैटरनल क्रोमोसोम्स भी अलग रहते हैं। इसके बाद में क्रोमोसोम्स स्पर्म की तरफ और क्रोमोसोम्स ओवम की तरफ, ये स्पाइनल और एस्टर के द्वारा इनमें आगे डिवाइडेशन होता है और डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन के बॉडी के बाहर एक्वेटिव मीडियम में होता है तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक्वेटिव मीडियम में भी ये दो प्रकार से होता है, एक तो फ्रेश वाटर और दूसरा सी वाटर। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और इन एनिमल्स के स्पर्म की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। और इस समस्या से बचने के लिए कॉपुलेशन क्रिया भी पाई जाती है। ये किस किस में पाया जाता है, फिशेज, एम्फीबियंस और एक्वेटिक नॉन कॉर्डेड एनिमल्स में पाया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकंड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर और एक्वेटिव मीडियम में होता है तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो फ्रेश वाटर और सेकंड सी मैराइन। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है और इन एनिमल्स में स्पर्म की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इनमें कॉपुलेशन क्रिया पाई जाती है और स्पर्म को सीधे ही ओवम पर छोड़ दिया जाता है। ये किस किस में पाया जाता है, फिशेज, एम्फीबियन और एक्वेटिक नॉन कॉर्डेड एनिमल्स में। एक्वेटिव मीडियम में सेकंड है सी वाटर में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। सभी समुद्री वाटर में जो पाए जाने वाले लोअर एनिमल्स हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। ये एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैचुरेशन होने के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स को रिप्रोडक्टिव पीरियड में एक पीरियडिक समय पर ही वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं और उनका वहाँ पे फ्यूजन हो जाता है। फीमेल द्वारा विसर्जित एग्स के साथ कुछ विशिष्ट केमिकल्स का भी सिक्रेशन किया जाता है। ये केमिकल्स स्वजातीय फीमेल्स को एग देने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही मेल एनिमल्स को भी स्पर्म के विसर्जन हेतु भी इंड्यूस करते हैं। इस प्रकार एक ही समय में बहुत सारे एग्स व स्पर्म जल में मुक्त होकर
स्पर्म भी ओवम का एक बादल सा बना लेते हैं और इस तरह फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाता है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन का सेकंड पार्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी टेस्टर एनिमल्स हैं उनमें ओवुलेशन से पहले एग एनवेलप का फॉर्मेशन होता है और ओविपेरस और बीवीपेरस एनिमल्स में एग्स को ओवुलेशन हेतु यूट्रस में ही रोक लिया जाता है। इन एनिमल्स में स्पर्म को कॉपुलेशन क्रिया द्वारा रिप्रोडक्टिव पीरियड में एक्सप्लोजन कर दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया ओविडक्ट के निचले पार्ट्स में होती हैं और ओविडक्ट के ऊपरी हिस्से में सैलामेंडर, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स इन सभी में होती है। इसके अलावा ओवरी के पट्टिकाओं में गैम्बूसिया एक्सक्लूसिव में होता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के डुअल एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं। तो इसके फंक्शन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एक्टिवेशन और सेकंड है एम्फीमिक्सिस। अब डुअल एस्पेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले किसने दिया था? जेम्स और ग्रे ने दिया था। उन्होंने इसमें एक्टिवेशन एम्फीमिक्सिस दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के दौरान क्या क्या होता है? एग का जो कॉर्टेक्स एक्टिव होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा एग्स का साइटोप्लाज्म भी कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टार्ट करता है और एग को क्लीवेज के लिए इंड्यूस करता है। सेकंड इसी का एम्फीमिक्सिस। इसमें क्या होता है? सभी संतति में मैटरनल और पैटर्नल कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं और डिप्लॉयड स्टेज दोबारा से प्राप्त हो जाती है और प्रजाति में हेरिडिटरी वेरिएशन भी इंड्यूस होती है। इस प्रकार गैमेट्स का एक्टिवेशन फर्टिलाइजेशन का एक सेकंड फंक्शन है। यहाँ हम इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सेपरेटली कितने स्टेप में बांटा गया है। फर्स्ट है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा। सेकंड है कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। थर्ड है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन और फोर्थ है एक्टिवेशन ऑफ ओवम और लास्ट फिफ्थ है एम्फीमिक्सिस। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप था अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एनिमल्स में मेल और फीमेल का बहुत नज़दीक आना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ओवा नॉन मोटाइल होते हैं और शेप में भी थोड़े बड़े होते हैं, जबकि स्पर्म मोटाइल होते हैं और शेप में भी छोटे होते हैं, लेकिन ये ज़रूर संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन गैमेट्स की दोनों की स्पर्म और ओवा दोनों की लाइफ स्पेन बहुत कम होती है। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत हम फिर देखते हैं कि इसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है। फर्स्ट स्टेप अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एनिमल्स में मेल और फीमेल का पास आना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इसमें ओवा नॉन मोटाइल होते हैं और शेप में भी बड़े होते हैं, जबकि स्पर्म मोटाइल होते हैं और शेप में भी छोटे होते हैं, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा होती है ओवा के अकॉर्डिंग। गैमेट्स की लाइफ स्पेन बहुत कम होती है और इसलिए इन गैमेट्स की डेथ भी जल्दी हो जाती है। और इस समस्या से बचने के लिए एनिमल्स में कुछ टेक्निक्स पाई जाती हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव पीरियड में मेल और फीमेल गैमेट्स का एक ही समय एक्सप्लोजन होना चाहिए और मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के पास एक्सप्लोजन होना चाहिए, जैसे फीमेल वेजाइना में स्पर्म का एक्सप्लोजन हो। इसके अलावा फीमेल गैमेट्स का लाखों की संख्या में एक्सप्लोजन होता है, ताकि
फर्टिलाइजेशन की संभावना अधिकतम हो और एग्स का अपेक्षाकृत बड़े आकार का होना, ताकि स्पर्म कांटेक्ट के लिए अधिक सरफेस उपलब्ध हो सके। और आकार का बड़ा होना भी सेकेंडरी टारगेट के रूप में होता है। स्पर्म और एग का पास आना पूर्ण रूप से एक रैंडम प्रोसेस है। इस क्रिया में स्पर्म की फ्लैजिला भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान देती है। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन का सेकंड पार्ट है कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। इसमें क्या होता है कि कैपेसिटेशन से क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की स्पेशलिटीज है। कैपेसिटेशन एक प्रकार की एक कीमोटैक्सिस मेथड होती है और इसमें कैपेसिटेशन की रिएक्शन को समझने के लिए कई साइंटिस्ट ने इसके लिए कई थ्योरी दी थी, जैसे FR लिल्ली कॉन्सेप्ट, सेकंड टाइलर कॉन्सेप्ट और थर्ड बॉसरमैन एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। FR लिल्ली कॉन्सेप्ट ने क्या बताया कि लिल्ली के अनुसार सी अर्चिन के एग्स के एनवेलप में कुछ ग्राही मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजन एक प्रकार के रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोप्रोटीन का या म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं। इनमें एक से भी अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी पाए जाते हैं। ये मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा एस्टीकृत होते हैं और प्रत्येक फर्टिलाइजन के मॉलिक्यूल में दो प्रकार के एक्टिव स्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्पर्मेटोफिलिक साइट और सेकंड है ओवोफिलिक साइट। स्पर्मेटोफिलिक साइट में क्या होता है, ये बाहर की तरफ निर्देशित करता है और ओवोफिलिक साइट में क्या होता है, ये अंदर की तरफ निर्देशित करते हैं। फर्टिलाइजन की मॉलिक्यूल की केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग प्रकार की होती है। स्पर्म के हेड से एंटी फर्टिलाइजन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इसमें एसिडिक प्रोटीन पाए जाते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 10,000 होता है। ये दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल्स एंटीजन एंटीबॉडी के समान ही कार्य करते हैं और ये आपस में की एंड लॉक थ्योरी के अनुसार भी कार्य करते हैं। इसी में सेकंड थ्योरी है टाइलर कॉन्सेप्ट। इसको टाइलर ने दिया था 1963 में और टाइलर के अनुसार फर्टिलाइजन के मॉलिक्यूल एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइक्रोबिलाई के रूप में बाहर निकलती रहती है और एंटी फर्टिलाइजेशन स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल एंटीजन एंटीबॉडी की समान आपस में रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पर निर्भर करती है। इसी में थर्ड थ्योरी है बॉसरमैन एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये बॉसरमैन और सेलिंग ने 1989 में दिया था। इस थ्योरी के अनुसार सभी मैमल्स में स्पर्म को सरफेस पर प्रोटीन का एक युग्म पाया जाता है जो एग्स की जॉना पैलिसिडा के ZP3 एरिया में उपस्थित विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्षेत्रों को पहचान करने में सक्षम होते हैं। जॉना में ZP2 और ZP3 ऑल्टरनेट रूप से उपस्थित होते हैं, जबकि ZP1 क्रॉस बंधन के रूप में स्थित होता है। यदि ZP3 के रूप में इस विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट समूह को हटा दिया जाए और इनकी
स्पर्म के साथ बॉन्ड की कैपेसिटी भी समाप्त हो जाती है। इस कार्बोहाइड्रेट की लास्ट गैलेक्टोज श्रेय बंधन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की थर्ड स्टेप है एक्रोसोम रिएक्शन और पेनिट्रेशन। ज़्यादातर एनिमल्स में एग्स एक या अधिक एनवेलप या जेली एनवेलप अथवा फॉलिकल सेल्स के द्वारा कवर्ड रहते हैं और ये एनवेलप स्पर्म के पेनिट्रेशन में एक बाधक परतों का कार्य भी करते हैं और एक से अधिक स्पर्म के एंटर को भी रोकते हैं। जब एक स्पर्म एग की सरफेस के साथ एडेसिव हो जाता है तो ये नॉन मोटाइल हो जाता है और स्पर्म का ओवा में पेनिट्रेशन कुछ फिजिकल केमिकल क्रियाओं के द्वारा भी संपन्न होता है। ये कौन सी है? मैकेनिकल मेथड और सेकंड है केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, फिशीज और इंसेक्ट के एग्स सॉलिड एनवेलप से ढके रहते हैं, इसलिए स्पर्म सभी स्थानों से प्रवेश नहीं कर सकता। इन ओवा में एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं और स्पर्म इस पोर के द्वारा भी एंटर करते हैं। फिर भी इस पेनिट्रेशन में किसी प्रकार के मैकेनिकल फोर्स का उपयोग नहीं होता, लेकिन माइक्रोपाइल से होकर ही स्पर्म एंटर करते हैं और इस कारण से मैकेनिकल पेनिट्रेशन भी कहते हैं। सेकंड केमिकल मेथड। कई एनिमल्स में केमिकल मेथड से भी पेनिट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है। इसको हम केमिकल्स को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, सेकंड है बाय एक्टिवेशन ऑफ प्रोनेज एंजाइम और थर्ड है बाय एक्शन ऑफ ट्रिक्सन एंजाइम और लास्ट फोर्थ है एक्रोसोम रिएक्शन। फर्स्ट बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर में क्या होता है, सभी इकाइनोडर्मिटा में स्पर्म के रेस्पिरेशन द्वारा निर्मुक्त CO2 के कारण वाटर एसिडिक हो जाता है और इस एसिडिक मीडियम में एग्स के जेली एनवेलप ख़त्म हो जाते हैं और स्पर्म का पेनिट्रेशन इजी हो जाता है। सेकंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोनेज एंजाइम। ये फ्रॉग और टॉड में एग्स के एनवेलप द्वारा ढका रहता है और स्पर्म के प्रोनेज एंजाइम द्वारा ये एनवेलप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्म आसानी से अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। थर्ड एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम में क्या होता है कि सी अर्चिन के एग्स में फास्फोलिपिड ए पाया जाता है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रभाव से नष्ट हो जाता है और स्पर्म की पेनिट्रेशन को आसान हो जाती है। लास्ट एक्रोसोम रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि स्पर्म का ओवा में पेनिट्रेशन का एस्टिरेशन हाइड्रोडिया और मैमल्स में किया गया है। स्पर्म के सीड्स में एक्रोसोम नामक एक स्ट्रक्चर पाई जाती है और एक्रोसोम में कई प्रकार के लैनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। स्पर्म के पेनिट्रेशन के समय स्पर्म के सीड्स में सामूहिक रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से एक्रोसोम रिएक्शन भी कहते हैं, जैसे स्पर्म मोटिलिटी और ट्रिगर मैकेनिज्म। ये सभी एक्रोसोम क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के फोर्थ स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। इसमें क्या होता है कि स्पर्म में एक्रोसोम मेम्ब्रेन की एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
कांटेक्ट में आने के बाद दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है और इस समय एग साइटोप्लाज्म में कई चेंजेज होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। जैसे कलर चेंजेज होता है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉन, और इसके अलावा अर्ली चेंजेज आफ्टर स्पर्म फ्यूजन। और फोर्थ है कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेंबर। साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्रोसोमल ट्यूबुल की जो होती हैं वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और टू मेम्ब्रेन की रीजन से एक साइटोप्लाज्म एक कंटिन्यूस और थिक हो जाती है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉन। इसमें क्या होता है कि एक्रोसोम के जो फिलामेंट है वो जौ के जो ही एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं और एग का साइटोप्लाज्म स्पर्म के कांटेक्ट साइट की ओर कॉन के रूप में एक उभार के समान स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कॉन कहते हैं। इसका शेप एक कॉन के समान होता है और एक पादावों के समान होता है। यह शंकु स्पर्म को पार्टीशन या कंप्लीट रूप से निगल जाता है। एक्टिवेशन ऑफ ओवम का थर्ड पार्ट है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, हम इसको इस डायग्राम के अंतर्गत देखेंगे। इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पर्म के कॉन्टैक्ट साइट से ही यह क्रिया स्टार्ट होती है और चारों ओर एक वेव के रूप में संचरित होती है। स्पर्म के कॉन्टैक्ट साइट पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फट जाती है और इससे एंजाइम, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड का मिश्रण बनता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की मेम्ब्रेन एग मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है। इसके अलावा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक एंजाइम एग की डोर्सल सरफेस पर उपस्थित स्पर्म ग्लाइकोप्रोटीन को मॉडिफाइड कर देता है ताकि दूसरे स्पर्म अंदर प्रवेश न कर सके। इसके अलावा ट्रिप्सिन एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटलिन मेम्ब्रेन के साथ उपस्थित एक बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिससे वाइटलाइन मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्री हो जाती है और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के म्यूकोपॉलीसेकेराइड के कारण पानी का प्रसरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप वाइटलिन मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर उठ जाती है और इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस हो जाता है, जिसे पेरीवाइटलिन स्पेस कहते हैं। इसके अलावा भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक एंजाइम परऑक्सीडेज ए वाइटलाइन मेम्ब्रेन में प्रोटीन के टायरोसिन एंड्स पर क्रॉस बॉन्ड बनाते हैं। इससे वाइटलाइन मेम्ब्रेन थिक हो जाती है और अब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। सबसे लास्ट में पेरीवाइटलिन स्पेस में एक हाइलिन लेयर बॉन्ड हो जाता है। यह लेयर पॉलीस्पर्मी को भी रोकती है और ब्लास्टोमियर्स को आपस में बांधे रखती है। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन का लास्ट पार्ट है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस में क्या होता है कि स्पर्म के कांटेक्ट, पेनिट्रेशन और एग एक्टिवेशन के बाद में स्पर्म के एलिमेंट एग के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं और स्पर्म की टेल बाहर ही रह जाती है और स्पर्म के एंटर के समय न्यूक्लियस आगे होता है और सेंट्रियोल पीछे रहता है। स्पर्म एनिमल पोल के द्वारा ही प्रवेश करता है और इसका प्रवेश पेनिट्रेशन पथ कहलाता है। इसके बाद एग के न्यूक्लियस से मिलने के लिए यह अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इस पथ को क्या कहते हैं, कॉपुलेशन पथ। जाइगोट न्यूक्लियस एंड में निश्चित दिशा की तरफ विस्थापित हो जाता है, इसे क्लीवेज पथ कहते हैं।
इस प्रकार हमारा इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की 500 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इस प्रकार हमारा इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की 500 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इस प्रकार हम इस डायग्राम में देखेंगे एम्फीमिक्सिस में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स प्रोन्यूक्लियाई किस प्रकार होता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि पेनिट्रेशन पाथ बन रहा है, उसके बाद में कॉपुलेशन पाथ और सबसे लास्ट में क्लीवेज पाथ ही बन रहा है और फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। इसमें 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं, अर्ली चेंजेस और लेट चेंजेस। अर्ली चेंजेस में क्या होता है कि स्पर्म और एग के कांटेक्ट के समय पॉलीस्पर्मी को रोकने की इवेंट्स होती हैं, जैसे कि सोडियम आयन सेल के अंदर एंटर करते ही इसके कारण सोडियम आयन निरुक्त होते हैं। इसके परिणामस्वरूप भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फट जाती है। सोडियम आयन के प्रवेश करने के कारण एग के जो अंदर पीएच का मान भी बढ़ जाता है, जिससे एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और यह इवेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन से पूर्व ही हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन लगभग 60 सेकंड तक हो जाता है। एग का एक्टिवेशन कैल्शियम आयन की स्वतंत्र मात्रा पर निर्भर करता है। प्रोटोस्टोम में कैल्शियम आयन एग के एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कैल्शियम आयन की निर्मुक्ति डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए उत्तरदायी है। इनमें एक महत्वपूर्ण चेंजेस होता है कि NAD+ काइनेज एंजाइम का एक्टिव होना। यह एंजाइम NAD+ को NADP+ में मॉडिफाइड कर देता है। NADP+ फैट के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन उपभोग की दर भी बढ़ जाती है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन का सेकंड है लेट चेंज। लेट चेंज में क्या होता है कि कैल्शियम आयन ग्रोथ के साथ साथ पीएच की वैल्यू भी बढ़ता है और यह उच्च कैल्शियम आयन व निम्न पीएच हो तो प्रोटीन सिंथेसिस और DNA सिंथेसिस की रेट भी बढ़ जाती है। पीएच का वैल्यू बढ़ने के कारण सोडियम का सेकंड इन्फ्लक्स होता है और इसके फलस्वरूप सोडियम आयन तथा हाइड्रोजन आयन के मध्य क्रॉस चेंजेज होता है और हाइड्रोजन आयन के निष्कासन से ही पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद वाले चेंजेज में DNA और प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पहले से ही उपस्थित mRNA का उपयोग किया जाता है। ऐसे फैक्टर जो पीएच लेवल को बढ़ने को रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद वाली इवेंट्स में भी रोक देते हैं। यदि फर्टिलाइज एग की सोडियम आयन भी एमिलोराइड माध्यम में रखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोन्यूक्लियो का फ्यूजन और सेल डिवीजन भी रुक जाता है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है।